हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं और ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कम टाइम में रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? और इलेक्ट्रिक करंट से भी पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक ऐसी बिजली, एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आ रही है, जिससे हम अपने घरों के अंदर बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी है जो जिसको हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, हम अपने डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज़ करे जाते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बट हमारा मेन टॉपिक क्या है, जो मेन चीज़ हमने स्टार्ट करनी है, वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? देखो, इलेक्ट्रिक करंट से भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक करंट की एक प्रॉपर्टी है। जिस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं क्यू। क्यू फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कूलम्स, जिससे हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अब आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपल सी चीज आपको समझाऊं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। rate of flow of charges are called electric current. The amount of charge flowing through a cross section of a conductor in time t, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने कूलम्स चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से। तो जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर हम उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को टाइम से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि एक कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। कौन से चार्जेस की बात कर रहे हैं? हमें पता है दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो ये बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो फ्लो ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिस करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, मतलब कूलम्स पर सेकेंड। करंट की जो यूनिट होती है, करंट को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है एम्पेयर में, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। इस चैप्टर में ना मेन आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, कंसेप्ट्स याद रखने हैं, आपस में किसका रिलेशन क्या होता है वो याद रखने हैं, जिसपे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले ना चैप्टर के कंसेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखना, वन कूलम मतलब एक कूलम के अंदर ना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर प्रेजेंट होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर 10⁻�6 एम्पियर प्रेजेंट होते हैं। ये सारी जो यूनिट्स हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज आएंगी। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है, जो आपको छोटी छोटी चीजें जो एमसीक्यू में भी आपसे पूछी जा सकती है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, राइट? एमीटर क्या है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। तो एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है? ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास एक बल्ब है। ये हमने वायर को एक ही लाइन में कनेक्ट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है? और बट जो एक्चुअल फ्लो होता है करंट का, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो याद रखना, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है ना करंट की, वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स
कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, मतलब वो हमेशा अपोजिट चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा करंट के फ्लो की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होती है। अब एक चीज, तो एमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा सीरीज में लगता है। अभी सीरीज पैरेलल का टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो हमारा जो एमीटर होता है जिसका काम होता है करंट को मेजर करना, वो हमेशा जो लगता है उसको जो कनेक्ट किया जाता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में किया जाता है। ये बात हो गई हमारी एमीटर की। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? मान लो ये मेरा एक सर्किट है, अगर मैं सर्किट को बीच में से तोड़ दूं, वायर को बीच में से तोड़ दूं, तो मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो मेरा बल्ब है ये ग्लो करना बंद कर देगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि जब आपका ये पूरा जो पाथ है वो कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए वायर। जब तक वो पूरी तरह कॉन्टिन्यूसली है तो मतलब वो आपका एक कंप्लीट सर्किट है, उसमें से कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा, मतलब आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। कंटिन्यूसली एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक होता है व्हाट इज सर्किट डायग्राम। व्हाट इज सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम क्या है? देखो कुछ सर्किट डायग्राम्स होते हैं जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उन सर्किट डायग्राम्स को हम बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। तो कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसका हम यूज करके हम डायग्राम्स बनाते हैं, जिसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं? हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वायर ज्वाइंट, एमीटर, वोल्टमीटर, रेहोस्टेट जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टर, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, बल्ब, बैटरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, दो या दो सेल्स को आप कंबाइन कर दो तो एक बैटरी बन जाती है। तो ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करके हम डायग्राम्स बनाते हैं, जिसे हम सर्किट डायग्राम्स बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, उनके सिंबल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये तो हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम एमीटर से, जिसकी यूनिट होती है एम्पेयर, और करंट का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन T, क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी मतलब कूलम, जिसकी यूनिट होती है कूलम, वो तो उसका सिंबल है, Q से तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास कूलम्स। कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना कूलम्स ऑफ चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे एक सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट की। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये दो तीन चीजें हैं जो मेन है, अगर आपको ये चीज क्लियर है ना आप कुछ भी कर सकते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, जैसे करंट की बात हो रही थी, करंट का सिंबल होता है, ये वोल्टेज का सिंबल होता है V, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट मींस, पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क डन हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क डन मतलब कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स, मतलब कितने जूल्स का वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो रहा है, कितनी एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको बोला गया पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच में जो भी वोल्टेज है उन वोल्टेज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब माइनस। कि दो पॉइंट्स के बीच में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जो भी उनकी वोल्टेज का डिफरेंस होगा, उसे बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें अगर किसी भी सर्किट की वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कि वर्क डन मतलब कितनी एनर्जी, कितने जूल्स एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितने कूलम्स में हो रही है, कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज है उसके अंदर। अगर हम वर्क डन को क्वांटिटी ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितनी वोल्टेज एक सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं वोल्ट से, जैसे करंट को डिनोट करते हैं हम एम्पेयर से, ऐसे ही वोल्टेज को डिनोट करते हैं हम वोल्ट से। अब व्हाट इज 1 वोल्ट? क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। अब आपको पता है 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ,
1 joule work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another. मीन्स अगर 1 जूल का वर्क 1 कूलम्स में मूव करेगा, अगर आपका वर्क डन भी 1 जूल है और क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी 1 है, तो आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब 1 जूल वर्क डन कब होगा? जब 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम में फ्लो करेगा, तभी हम कहेंगे हमारी जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी? 1 वोल्ट। जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, ऐसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, ये वो डिवाइसेस है जो करंट को और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस आर कॉल्ड वोल्टमीटर। जैसे हमारा जो एमीटर होता है वो सीरीज में होता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा याद रखना वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ये क्यों सीरीज में होता है, क्यों पैरेलल में होता है, ये भी हम आगे जाके समझेंगे। तो बस इतना याद रखो कि एमीटर आपका सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले ये 3 पॉइंट्स अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर करो, फिर एक बार इनको एनसीईआरटी से जस्ट आप रीड आउट कर लो, आपके पास अपने आप ही सारे कांसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। नाउ अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा ओम्स लॉ। हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या है? देखो, ओम्स ने क्या चीज फाइंड आउट की थी? उसने एक रिलेशन बनाया था। ओम्स ने एक करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन बनाया कि आपस में उनका रिलेशन क्या है। जैसे भाई का रिलेशन बहन के साथ, ये सब जो रिलेशंस होते हैं ना, ये रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन कि वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन क्या है, कि रिलेशन मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली का मतलब अगर एक चीज आपकी डबल हो रही है तो दूसरी भी डबल होगी। अगर करंट डबल हो जाएगा तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। लेकिन इनवर्सली का मतलब होता है अगर मान लो करंट डबल हो रहा है तो वोल्टेज हाफ हो जाएगी। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब क्या होता है? जैसे हम 8th में चैप्टर पढ़ते थे मैथ्स में, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस, वही कंसेप्ट है से। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारी वोल्टेज होती है ना, वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन कब? जब उसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर मतलब उसका जो आर है, जो रेजिस्टेंस है ना, वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब यहां से ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ना वो आर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट की बात कर रहा है वो आर की बात कर रहा है कि आपका आर कांस्टेंट होना चाहिए। सेम टेम्परेचर पर वोल्टेज हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से ओम्स लॉ ने एक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर R का फॉर्मूला V अपॉन I होता है तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू R। ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, R इज इक्वल टू V अपॉन I। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। ये हमारा एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या कहता है? वोल्टेज और करंट का ना एक ग्राफ होता है। तो करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ। स्लोप ये हमारा रेजिस्टेंस है, स्लोप मतलब R। तो ये हमारी स्लोप ऑफ लाइन जिसे बोलते हैं हम R। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है? क्योंकि इनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से इनका जो ग्राफ बनता है, जो VI ग्राफ होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप आप देख रहे हो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये रिप्रेजेंट करती है हमेशा रेजिस्टेंस को। स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब समझना यहां से एक चीज, ध्यान से समझना। यहां पे रेजिस्टेंस हमने देखा कि भाई यहां से लेकर यहां तक कितनी वोल्टेज पास हो रही है, ठीक है। और इस 0 से लेकर V1 तक कितनी हो रही है? अगर हम V2 में से V1 माइनस कर दे और नीचे I2 में से अगर हम I1 माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर V 0 है तो I भी 0 होगी। अगर V 0 है, I 0 है, तो मतलब उस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आपका वोल्टेज और करंट दोनों ही 0 हो जाएंगे तो मतलब उस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड में क्वेश्चंस को यूज करने में काम आएगी। आप देखो, हम बार बार एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब करंट को रेजिस्ट कर रही है, मतलब उसको अपोज कर रही है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, उसको रोक रही है। वो रेजिस्टेंस हम इसलिए लगाते हैं कि जिससे कि आगे एक डिवाइस को कितना करंट चाहिए, जितना करंट उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। वो रेजिस्ट क्या करेगा, वो उतना ही करंट आगे ट्रांसफर करेगा जितना करंट उस डिवाइस को चाहिए। कि पीछे से करंट अगर ज्यादा आ रहा है तो आगे हमें करंट उतना ही भेजना है, वो रेजिस्टर उतना ही करंट आगे ट्रांसफर करेगा जितना उस डिवाइस को चाहिए, वो रेजिस्ट कर देगा। अब याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है ना, वो याद रखना इनवर्सली होता है। इनवर्सली मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी ना उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। दो चीज याद रखो, अगर करंट, ऐसे देखो, करंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इफ resistance is doubled then current gets halved। ये चीज याद रखनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। देखो, एक होते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं रेहोस्टेट। ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। मतलब हमें वोल्टेज सोर्स चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिना वोल्टेज चेंज करे वो आराम से डिवाइस क्या कर सकता है, करंट को एक कंडक्टर में रेगुलेट कर सकता है। तो कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेहोस्टेट, ये वही तो रेहोस्टेट है, वही तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज करे करंट को इजीली रेगुलेट कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेंज रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कुछ चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वो गुड है या बैड कंडक्टर। नेचर मतलब वो कॉपर से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, स्टील से बना है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। एक होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हमेशा कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी। अब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा अभी, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एक डिपेंड करता है एरिया, मतलब वो जो हमारा कंडक्टर है, जो क्रॉस सेक्शन है, जो हमारा कंडक्टर है उसका एरिया। एरिया मतलब एक तरह से बात कर रहे हैं डायमीटर की, कि वायर हमारी कितनी थिन है या कितनी थिक है। लेकिन रेजिस्टेंस याद रखना एरिया के मतलब डायमीटर के ना हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कभी भी डायरेक्टली नहीं होता। कि अगर वायर का एरिया जितना बढ़ेगा, मतलब वायर जितनी ज्यादा थिक हो जाएगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम होगा मतलब वायर जितनी थिन हो जाएगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनवर्सली होता है। अब यहीं से इन दोनों लॉस को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू ए बाई एल। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका जो सिंबल होता है वो तो हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, ये तो ओम्स। देखो, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं इसे बोलते हैं रो, जो एक किसको रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट होती है। ये रेजिस्टेंस की ये भी एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऐसी ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, याद रखना जो रेजिस्टिविटी होती है वो कभी भी दो चीजें ऐसी है जिस पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी हमेशा जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है एक तो टेम्परेचर पर और एक नेचर पर। एक नेचर पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर लेंथ या एरिया में कोई भी चेंज आएगा
तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर लेंथ और एरिया में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में जरूर चेंज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रख लो। इस पे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, आपसे पूछ सकता है भी अगर हम लेंथ को या एरिया को डबल या हाफ कर दे तो बताओ रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। हमें पता है कि रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। हाँ, अगर किसी मटेरियल का नेचर चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, अदरवाइज रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो चारों पे डिपेंड करता है, नेचर, लेंथ या एरिया या टेम्परेचर। ये चार ऐसे फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये तो हो गए वो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड। अब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। कह रहा है व्हाट इज रेजिस्टिविटी? कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन। ये रेजिस्टिविटी की एग्जैक्ट लैंग्वेज में डेफिनेशन है। रेजिस्टिविटी क्या है? एक टाइप की रेजिस्टेंस ही है, वो भी एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, बस फर्क है इसमें ओम्स होती है इसकी यूनिट, इसकी ओम्स मीटर होती है। ये भी एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये भी एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। बस फर्क क्या होता है कि उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, ओम्स मीटर होती है, ये ओम्स होती है। इतनी चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम्स मीटर और रेजिस्टेंस होता है हमेशा किसमें, ओम्स में। कहते हैं बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। ये दोनों टेम्परेचर पर वेरी करते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों पे चेंजेस होंगे, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है दो टाइप की चीजें होती हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। मटेरियल हैविंग लो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, जिनकी रेजिस्टिविटी माइनस में होती है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम्स मीटर, वो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल्स और एलॉयज। और बैड कंडक्टर जिसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 के बीच में होती है, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक। ये सब क्या है, हमारे गुड और बैड कंडक्टर्स हैं। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, ठीक है, उनके फॉर्मुलेज, ये सब बेसिक चीजें, ये सब रिलेशंस है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। एक है वो है सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब दो चीजें जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, कुछ चीजें होती हैं सीरीज और पैरेलल। देखो, एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज क्या है? रेजिस्टर्स आर ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड। देखो, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस जिसको हमें एक लाइन में हमने जोड़ा हुआ है, एक लाइन में जोड़ देना। जैसे R1, R2, R3 हमारे पास तीन रेजिस्टर जिसको हमने एंड टू एंड क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो फ्लोइंग करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। याद रखना, अब सीरीज का मतलब क्या है, ये सीरीज की डेरिवेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब सीरीज में हमेशा जो करंट करता है ना, करंट हमेशा ना सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन याद रखना, जो सीरीज में V1, V2 और V3 जो वोल्टेज है ना, वो तीनों रेजिस्टेंस पे डिफरेंट होगी। करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से जो वोल्टेज आएगी वो भी क्या आएगी, डिफरेंट। लेकिन जो आपकी टोटल वोल्टेज होगी, टोटल वोल्टेज मतलब अगर आपकी बैटरी से सपोज करो 12 वोल्टेज आ रही है, बैटरी से 12 वोल्टेज फ्लो कर रही है, तो इस V1, V2, V3 का जो टोटल होगा वो 12 ही होगा। इंडिविजुअल अलग होगी, लेकिन इन तीनों का जो टोटल होगा ना, वो उतना ही होगा जितना बैटरी सप्लाई दे रही है। तो वोल्टेज जो टोटल होगी वो हमेशा V1, V2, V3 की हमेशा क्या होगी, इक्वल। अब हमें पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, I/R। तो इस फॉर्मूले में वोल्टेज भी जब हमने क्या रखा, I/RS, क्योंकि सीरीज की बात चल रही है। V1 मतलब IR1, V2 मतलब IR2, V3 मतलब IR3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब इनमें से हम क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे। जैसे आप I कॉमन लोगे, ठीक है, देखो जैसे आप I कॉमन लोगे तो यहां से आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। वो I और I कट जाएगा तो यहां से आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कर जाएगा, डिराइव हो जाएगा। ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब हो गया कि हमेशा करंट एक तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, V1, V2, V3 अलग रहेगा, लेकिन इनकी जो टोटल वोल्टेज रहेगी वो उतनी ही आएगी जितनी
बैटरी के सर्किट के टोटल वोल्टेज होगी। नाउ हमेशा रखना सीरीज में जो ये इन तीनों का जो टोटल आएगा ना वो हमेशा इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों से हमेशा मैक्सिमम होगा। सीरीज में हमेशा जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो मैक्सिमम आता है, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि सीरीज में ना करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और सीरीज में क्या होता है करंट ऐड अप हो जाता है, जिसकी वजह से और रेजिस्टेंस सारे हम ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद हमेशा उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा ही आएगा। ये तो बात होगी सीरीज की। अब मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, राइट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। अब देखो पैरेलल में देखो आपको फिगर से समझ आ रहा है, जब बहुत सारी लाइन एक के नीचे एक, ये पैरेलल में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस आर जॉइंट इन पैरेलल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे करंट क्या रहता है हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम रहेगी, यहाँ पे करंट सेम होता है, इंडिविजुअल वोल्टेज डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे तीनों की जो वोल्टेज होगी, तीनों पे जो वोल्टेज होगी ना V वो सेम रहेगी, लेकिन तीनों का जो करंट है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जो करंट आ रहा है बैटरी से वो आगे जाके क्या हो जाएगा, ये तीनों सर्किट में जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट डिफरेंट होता है, लेकिन तीनों सर्किट पे जो वोल्टेज रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब जो वोल्टेज आ रही है वो तीनों पे जो वोल्टेज रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। अब तो जैसे हमने इसमें बोला कि जो टोटल वोल्टेज है वो तीनों की वोल्टेज के सम के इक्वल आएगा, ऐसे यहाँ पे जो इनका जो टोटल करंट होगा वो I1 I2 I3 के क्या आएगा इक्वल आएगा, इसमें टोटल करंट उतना ही आएगा। I is equal to V upon R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। ऐसे इसमें से जब आप V कॉमन ले लोगे, अगर V कॉमन ले लोगे V upon RP, अगर यहाँ से V कॉमन ले लोगे तो आपके पास 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 आ जाएगा। इससे V और V कट जाएगा तो आपके पास वहां से फिर ये पैरेलल का क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है, पैरेलल में क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 by RP is equal to 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। जैसे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है, टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन पैरेलल में हमेशा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। इसलिए यहाँ पर जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो इन सारे रेजिस्टेंस से इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कम आएगी। तो सीरीज में हमेशा याद रखना मैक्सिमम आएगा और पैरेलल में हमेशा मिनिमम आएगा। ये होते हैं सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट। बस ये फॉर्मूलेज याद रखो, ये रिलेशन के डेरिवेशंस याद रखो, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये तो हो गया हमारा सीरीज पैरेलल। अब हम यही सीरीज पैरेलल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यही बोलूंगा ये जो क्वेश्चन है ना दोनों, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीरीज के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं और पैरेलल के एडवांटेज होते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम बात करें पहले सीरीज के डिसएडवांटेजेस की, क्या है देखो, इफ पहला पॉइंट सेम एज इट इज याद कर लेना इनको, इफ वन कंपोनेंट फेल देन ऑल द कंपोनेंट फेल एंड सर्किट ब्रेक। फेरी लाइट्स, अब दिवाली पे आप देखते हो कुछ लाइट्स होती हैं, उन फेरी लाइट्स जो हम लगाते हैं उसमें ऐसे अगर क्या होता है एक भी बल्ब एक भी कंपोनेंट अगर आपका फेल हो जाए ना तो आगे के कंपोनेंट भी वर्क करना बंद कर दें, क्योंकि सीरीज में करंट क्या हो रहा है एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर एक भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे ही नहीं जाएगा, तो आगे के जो बल्ब होंगे, आगे के जो अप्लायंसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपके ब्रेक हो जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हीटर कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, बल्ब और हीटर ना एक सीरीज में नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो बल्ब और हीटर की, बल्ब हीटर से ज्यादा हैवी नहीं है, तो बल्ब को करंट हीटर से कम चाहिए। अब हमें पता है सीरीज में करंट हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब सीरीज में तो करंट सबको सेम मिलेगा,
लेकिन बल्ब और हीटर को करंट अलग अलग चाहिए। अगर उसको प्रॉपरली ऑपरेट करना है तो उसको करंट अलग अलग चाहिए, लेकिन उसको करंट नहीं मिल पाएगा। सेम करंट मिल रहा है लेकिन उनको अलग अलग चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा, जिससे कि वो प्रॉपरली हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी बल्ब या हीटर मतलब कोई भी ऐसा अप्लायंसेस जिनको अलग अलग करंट चाहिए वो कभी भी सीरीज में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सीरीज में उनको प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगा उनको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती है। इसलिए ये सीरीज के जो 2 पॉइंट्स है ये हमारे क्या बन गए, डिसएडवांटेज बन गए, जो एग्जाम में आपको कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए 2 पॉइंट्स ही हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी अगर मान लो पूछ ले, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। ये तीसरा पॉइंट भी है, अगर पूछ ले तो आप लिख सकते हो ओवरऑल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है ना वो सीरीज में बढ़ जाता है। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि सीरीज में ना कभी भी 2 ऐसे अप्लायंसेस सीरीज में नहीं लगाने चाहिए। ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि उनकी डिफरेंट वैल्यूज हो जाती है, और अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो दूसरा कंपोनेंट भी फेल हो जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे सीरीज के डिसएडवांटेज थे। जो सीरीज के हमारे डिसएडवांटेज है ना वही पैरेलल में हमारे लिए एडवांटेज बनते हैं। पैरेलल में हमेशा आपको एडवांटेज पूछेगा। क्या एडवांटेज है, देखो, एवरी कंपोनेंट गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज। हमने पढ़ा अगर मान लो 3 अलग अलग बल्ब लगे तो हर कंपोनेंट को सेम वोल्टेज आराम से मिलेगी, और हर कंपोनेंट को उतनी ही वोल्टेज चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड हो जाता है तो जिस कंपोनेंट को जितना करंट चाहिए उसको उतना करंट प्रॉपरली मिलेगा। अगर मान लो एक जगह आपने हीटर लगा दिया, एक जगह आपने बल्ब लगा दिया, एक जगह आपने एसी लगा दिया, तो सबको उतना करंट मिलेगा, प्रॉपरली उतना करंट मिलेगा जितना करंट उनको चाहिए ऑपरेट होने के लिए। इसलिए करंट डिवाइड हो जाता है। ये पैरेलल में एडवांटेज है। इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट न्यू एलिमेंट विदाउट ब्रेकिंग सर्किट। हम मान लो एक बल्ब खराब हो गया तो बिना सर्किट को ब्रेक करे हम उस बल्ब को चेंज आराम से कर सकते हैं। मतलब तीनों कंपोनेंट्स में से हम आराम से कंपोनेंट को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट आराम से कर सकते हैं बिना सर्किट को ब्रेक करे। और यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है और इसमें कम हो जाता है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ना, एज इट इज आपको इसको अच्छे से एग्जाम में लर्न करके जाना है। ये तो बात हो गई सीरीज पैरेलल की, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक हमारा टॉपिक होता है व्हाट आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, फिर उस हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर या अर्थिंग की। चलो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सबको पता है हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी, जिससे करंट फ्लो करता है। इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर हमारा जो सर्किट है अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब जो भी एनर्जी उसमें डिसिपेटेड, मतलब जो प्रोड्यूस होगी वो पूरी की पूरी हीट की फॉर्म में क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वह एनर्जी वो हीट की फॉर्म में क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, क्योंकि हम जैसे इलेक्ट्रिक आयरन गीजर वगैरह होते हैं जहां पे हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। नाउ जैसे हीटिंग, एक होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है एक रेजिस्टर के अंदर, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, पहला पॉइंट, वो हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है एक सर्किट के अंदर वो करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के, तीनों के हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। और हीट निकालने का एक फॉर्मूला होता है I²/R/T, और हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए इसकी यूनिट भी हमारी जो होती है जूल्स, और हमारी जो थोड़ी हायर यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं किलो जूल। 1 किलो जूल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1000 जूल्स। अब यहां से अगर हम बात करें, देखो P का फॉर्मूला पावर मतलब V Q/T, Q/T का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V × I, तो यहां से पावर का फॉर्मूला बन गया, पावर मतलब P × T which is equal to V × I × T। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसको हम समझ सकते हैं कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को फॉर्मूले को डिराइव करा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं
कुछ एप्लीकेशंस होती है हीटिंग इफेक्ट की, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ना एक फिलामेंट होता है, ठीक है, जिसे हम टंगस्टन वायर बोलते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इतना हाई होते हैं, एलॉय होते हैं कि इसमें से इतना ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है, ये तब भी इजीली ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं होते, इतना मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और इन बल्ब के अंदर ना कुछ नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस फिल्ड होती हैं, जो उस फिलामेंट की लाइफ को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब और के अंदर हम इसे करके यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल गैजेट फ्रॉम हाई वोल्टेज बाय मेल्टिंग फ्यूज वायर एंड ब्रेकिंग सर्किट प्लेस्ड इन सीरीज। जैसे हमारे घरों में आजकल एमसीबीज होती है, जब एकदम कोई बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है तो एमसीबी अपने आप ही डाउन हो जाती है। वो क्या करता है, एकदम बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाए या करंट आ जाए ना, वो उसको आगे नहीं जाने देगी, जिससे हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो सके, उनको प्रिवेंट करेगी। ये हमारे कुछ मेटल्स और एलॉयज से मिलके बने होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस के जो फ्यूज होते हैं, जिनमें अलग अलग एम्पियर्स के फ्यूज आते हैं, 1 एम्पियर 2 3 5 10 अलग अलग एम्पियर्स के जो होते हैं वो फ्यूजेस होते हैं हमारे। कह रहा है इफ मान लो अगर 4.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू, अगर किसी सर्किट में से 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें कम से कम 5 एम्पियर का फ्यूज उसमें यूज करना पड़ेगा, हमेशा ज्यादा, क्योंकि अगर 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उससे कम का फ्यूज यूज करेंगे तो वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। अगर 4.5 एम्पियर का करंट किसी सर्किट में से फ्लो कर रहा है तो हमें उससे ज्यादा एम्पियर का फ्यूज लगाना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फ्यूज का काम होता है हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस को बहुत ज्यादा वोल्टेज और करंट एकदम आ जाए तो उनसे वो उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्यूज, और इलेक्ट्रिक फ्यूज के मतलब क्या यूजेस थे, क्या उसकी प्रिवेंशन थी। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, देखो हमारे क्या होता है, एक ना लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ये ना अर्थ के अंदर एक मेटल प्लेट होती है जो एक हमारे हाउस के अंदर कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हमारे हाउस होल्ड के अंदर जो मेटेलिक बॉडीज के जो अप्लायंसेस होते हैं ना, उनको ये अर्थिंग का जो करंट है ना प्रिवेंट करती है, उसको शॉक्स वगैरह से, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने से रोकती है। ये हमारा अर्थिंग का करंट होता है, ठीक है। जो ग्राउंड, इसे ग्राउंड करंट बोलते हैं, ग्राउंड से आता है हमारे पास। ये एक डिस्चार्ज पावरफुल सर्ज टू सॉइल सेफली अवॉइड एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, इंपॉर्टेंट वायर होती है जो यूज करी जाती है जिससे कि हम मेटेलिक बॉडी से हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, मतलब कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहा है। पावर की यूनिट होती है वॉट्स। पावर के फॉर्मूलेस होते हैं, एक होता है V इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर, और एक V स्क्वायर बाय आर। ये हमारे पावर के 3 फॉर्मूलेस हैं जो हमने न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। अब आते हैं जैसे पावर की यूनिट होती है वॉट, तो डिफाइन 1 वॉट, आपने 1 वॉट को डिफाइन करना है, राइट। पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ एट 1 वोल्ट, अगर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और वोल्टेज भी अगर आपकी 1 वोल्ट है, तो अगर हम V को और I से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी पावर आएगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, याद रखना, 1000 वॉट्स होते हैं। तो जैसे एक होती है वॉट, ऐसे हमारे पास एक होती है कमर्शियल यूनिट जिसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम यूनिट्स में भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। याद रखना 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वॉट में, एंड 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। मींस 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये किलोवाट आवर और जूल्स का क्या है, आपस में एक रिलेशन है। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी से एक बार रीड करके, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल पार्ट हो गए, ब्लू बैक क्वेश्चंस हो गए, टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए, इनको एक बार प्रैक्टिस करो। लेकिन पहले चैप्टर को रीड करो, ये जो मैंने आपको कराया इसको 2-3 बार देखो, इसके नोट्स बनाओ, इनको याद करो,
उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा और तब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।